अब करते हैं डाइटरी फैक्टर्स का बात। कौन कौन सी डाइट हम ऐसे खा रहे हैं जिसको हम लोग हेल्दी समझ रहे हैं और वो ऑटो इम्यूनिटी दे रही है हमें। देखें, डाइट का क्या फायदा है कि डाइट को अगर हम मेडिसिन की तरह यूज करें ना, तो आपकी नेक्स्ट मील से ही आपकी दवाई चालू हो जाती है, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डाइटरी फैक्टर्स में हम मेजरली इन ब्रॉड कैटेगरीज में बात करेंगे। मॉडर्न व्हीट की बात करेंगे, डेयरी की बात करेंगे, मीट एंड एनिमल प्रोटीन्स की बात करेंगे, शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। वेस्टर्न डाइट जैसे जैसे आ गई है, जैसे जैसे हमारा फूड चेंज हो गया है, रिफाइंड शुगर आ गई है, हाई कोलेस्ट्रॉल उसमें है, हाई प्रोटीन आ गया है, जिसको आप सो कॉल्ड हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट बड़ी फायदेमंद है बोलते हैं ना। देन प्रोसेस्ड फूड, फूड एडल्ट्रेंट्स, परमिसिबल फूड एडिटिव कलर्स, परमिसिबल फ्लेवरिंग एजेंट जिनको परमिट किया गया है, फिर भी वो हमारे लिए किस तरह से ऑटो इम्यूनिटी को जनरेट कर रहे हैं, अब ये हम समझते हैं। पहले बात करेंगे मॉडर्न व्हीट की। मॉडर्न व्हीट की बात करने से पहले हम पहले गेहूं के बारे में थोड़ी हिस्ट्री समझ ले, क्योंकि हम गेहूं पे इतने रिलाय करते हैं, दिन में 3-3 बार गेहूं खाते हैं, तो गेहूं और मैदे की हिस्ट्री को समझना जरूरी है बिफोर वी कैन अप्रिशिएट कि हमें गेहूं के बिना कैसे जीना है। 1960 से पहले हमारे देश में गेहूं की मात्रा कम थी, हमारे देश में भूखमरी पैदा हो गई थी, बहुत से देशों में ये हुआ था, तो मजबूरन हमें बाहर से व्हीट इंपोर्ट करना पड़ा जो अमेरिका और मैक्सिको से आया था। उस वक्त डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। बट पीस प्राइज तो ओबामा को भी मिला था ना, जिसने सारी दुनिया में तबाही मचा दी, जिन्होंने अफगानिस्तान ले लो, सीरिया ले लो, है ना। तो वो तो खैर चलो एक बात है ही, बट उस समय की डिमांड थी कि हम पहले लोगों को भूख से बचाएं और इतना गेहूं पैदा कर दें कि हम एक कैलोरी सरप्लस में चले जाए आज जैसे जी रहे हैं, और फिर हम इतने सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार हो जाए। तो इनके आने से पहले ये इन्होंने हमें व्हीट के बीज भेजे जो 1960 में इंडिया पहुंचे, और फिर धीरे 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 अगले 20 सालों में सिर्फ यही बीज, यही गेहूं जो मैक्सिकन व्हीट कहते हैं, इसी के वंशज हमें आज हर जगह दिख रहे हैं। मोर देन 90% ऑफ हमारी व्हीट प्रोडक्शन में यही व्हीट है। अगर मैं कहूं कि व्हीट एक जीएमओ क्रॉप्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, तो आप नहीं मानोगे, नहीं मानोगे ना, और कोई बात भी नहीं करता। हम बीटी ब्रिंजल की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं, अब थोड़ा बहुत हम जीएमओ सोयाबीन की बात भी करने लगे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो असली जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट हमारे पास आया, ये तो आया 1960 में, लेकिन जीएमओ की डेफिनेशन और उसकी गाइडलाइंस लॉ में कब आई? इंडिया में आई वो 1989 में। तो जब तक हमने एक क्राइम को क्राइम डिफाइन ही नहीं किया, जब तक एक क्राइम को क्राइम डिफाइन ही नहीं किया, तो आप उसको क्राइम मानोगे कैसे कि नहीं? तो इसीलिए व्हीट एक जीएमओ है, ये मैं मानता हूं, आपका मानना आपके ऊपर छोड़ता हूं। देन यूएस में भी सेम रेगुलेशंस आई 1986 में, बट उससे पहले तो ये व्हीट पूरी दुनिया में फैल चुका था। ग्रीन रेवोल्यूशन का इंपैक्ट, ये भी एक रिसर्च पेपर है जर्नल ऑफ एथिकल फूड में, एथनिक फूड में सॉरी। इसमें यह बताया गया किस तरह से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में अपने व्हीट प्रोडक्शन को 4 गुना, राइस प्रोडक्शन को 2 गुना बढ़ा दिया, बट मिलेट्स गायब हो गए, कम हो गए। हुआ क्या एक्चुअली, केमिकली देखें कि हुआ क्या व्हीट के साथ। व्हीट के साथ क्या हुआ कि ये रिसर्च पेपर इंडियन रिसर्च पेपर है, एमडीपीआई में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में छपा हुआ। जब हमने व्हीट, नया मॉडर्न व्हीट लाया, इसकी ब्रीडिंग ऐसे की गई कि इसके ग्लूटेन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। ठीक है जी, एक चीज। दूसरा, हमने इतना फर्टिलाइजर बेस कर दिया कि भाई किसान को समझाया बिना फर्टिलाइजर के गेहूं होगा भी नहीं, और पार्टली ये बात सच भी है इन हाइब्रिड बीजों के लिए। तो हुआ क्या, इससे हमारा जो एक तो ग्लूटेन वर्सेस ग्लाइडिन, ये 2 प्रोटीन होते हैं व्हीट में, इसका रेशियो बिगड़ गया, ग्लूटेन बढ़ गया, ग्लाइडिन कम हो गया। दूसरा, लो मॉलिकुलर वेट ग्लूटेन कम हो गया, हाई मॉलिकुलर वेट जिसका स्ट्रक्चर बड़ा था वो ज्यादा आ गया। आप चाहते हो ना आपकी रोटी नरम मुलायम बने और लचीली बने, यानी लंबा खिंचे वो आटा, ये इसी हाई मॉलिकुलर प्रोटीन की वजह से। जो चाहते हो ना आप कि भाई नान जितना च्यूई हो उतना अच्छा लगता है, बस वही बात है। तो आपको रोटियां नरम चाहिए थी, तो आपके लिए हाई मॉलिकुलर वेट हमने ग्लूटेन बना दिया। देन पेस्टिसाइड, यहाँ 2 मेजर कंपनी, पेरेंट कंपनी मोन्सेंटो एंड बेयर, इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हर जगह ग्लाइफोसेट, वीडिसाइड फैला दिया। ग्लाइफोसेट वीट के साथ मिलकर हमारे गट माइक्रोबायोम और केमिकली हमें हार्म पहुंचाता है, हमारी
पूरी मिट्टी आज जहर की तरह हो गई, पानी जहर बन गया सिर्फ इस ग्लाइफोसेट की वजह से। और उसके अलावा बेयर जानी जाती है कि अलग अलग नामों से हाइब्रिड सीड्स को थ्रस्ट करता है। आज ये हाल आ गया है क्योंकि मैं अपने छत पे उगाता हूं, मैं देसी बीज चाह के भी प्रोक्योर नहीं कर पा रहा हूं, मुझे हाइब्रिड बीज ही मजबूरी में लेने हैं। दो मैं ऑर्गेनिक खेती कंपोस्ट कोशिश करता हूं, मैं कोई फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करता। ये ग्लाइफोसेट जो मैंने बात की उसके बारे में रिसर्च पेपर है कि भाई कैसे ये थायराइड डिजीजेस को बढ़ाता है और ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वीट की हिस्ट्री में पहले जो इंडिया में 1960 से पहले क्या हो रहा था, फिर 1960 में तो ये मैक्सिकन वीट आ गया। इससे पहले हमारे यहाँ पे एक वीट होता था जिसको इंडियन ड्वार्फ वीट कहते हैं। ये नेटिव था इंडिया का, ये इंडिया और पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला वीट था। और इसका नाम पैगम्बरी या गिलगिट वीट, या आजकल भी लद्दाख के कुछ हिस्सों में आप जाएंगे, तुर्तु गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ हुमजा वैली में कुछ यही वीट उगाया जा रहा है, तभी वो लोग हमसे ज्यादा लंबा जी रहे हैं। चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो हुआ क्या कि 1886 के अराउंड, मतलब लेट 18th सेंचुरी में ये वीट नॉर्मल वीट से महंगा बेचा जाता था, महंगा बिकता था, इसकी डिमांड ज्यादा थी, लोगों को पता थी इसकी वैल्यू। लेकिन हेनरी बेडन पॉवल जो कि उस वक्त के पंजाब के फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, उन्होंने इस वीट को धीरे धीरे ऐसी पॉलिसीज बनाई कि ये वीट खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि भाई क्यों आए थे अंग्रेज हमारे पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, यहां से सारा माल बाहर बेचने के लिए। अब इस वीट की एक्सपोर्ट क्वालिटी कम थी। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसी मशीन ही नहीं थी, क्योंकि ये बीज, इसका बीज गोल होता है, स्फेरिकल होता है, इसीलिए इसका नाम भी है ट्रिटिकम स्फेराकोकम, ये इसका साइंटिफिक। तो गोल होता है, तो उस वक्त की मिल्स में उनकी मशीन नहीं थी कि इतने छोटे गोल बीज को ये पीस पाए। तो पहली चीज तो वो खत्म, तो उनका फायदा नहीं था, तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया धीरे धीरे। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इट्स द लास्ट नेल इन द कॉफिन, हमें ये बीज कहीं नहीं मिलता। लेकिन अमृतसर में भगत पूरन सिंह जी ने 1934 में पिंगलवाड़ा आश्रम की शुरुआत की थी, और वो लोग वहां पे प्रसाद के रूप में इस गेहूं के 10 बीज दिया करते थे, और इसी वजह से ये बीज कंजर्व हो पाए। आज कुछ कुछ जगह इंडिया में, थोड़ी बहुत जगह मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कुछ हिस्से पंजाब में ये वीट आज भी उग रहा है, बट ये हम तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि इतनी मात्रा नहीं है। और नहीं, अब आप समझ सकते हो कि आपकी लचीली नान और जो सुबह का नाश्ता आपकी ब्रेड, जो सो कॉल्ड व्हीट ब्रेड में भी 40% व्हीट होता है, वो व्हीट भी हाई मोलिकुलर ग्लूटेन वाला, और फिर मैदा जो और रिफाइंड है। तो आप समझ सकते हो जिसको आप हेल्दी मान रहे हो, ब्रेड को, सैंडविच को, वो भी कैसे ऑटो इम्यूनिटी की तरफ आपको धक्का दे रहा है। इंडियन ड्वार्फ व्हीट के बारे में जैसे मैंने बताया, 90% जो है व्हीट मैक्सिकन व्हीट है, सिर्फ कुछ हिस्सों में 5% भी नहीं इंडियन ड्वार्फ व्हीट जो ओरिजिनल नेटिव था वो उगाया जा रहा है। अब कुछ रिसर्च शुरू हुई है इस व्हीट को वापस लाने की, इस व्हीट के बीजों को दोबारा उत्पन्न करने की। कई एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में इस तरह की रिसर्चेज चल रही हैं। ये एल्जेवियर में छपा सीरियल साइंस के जर्नल में एक रिसर्च पेपर है जो ये कहता है कि इंडियन ड्वार्फ व्हीट में लो मॉलिकुलर वेट फाइटोकेमिकल्स थे जो हमारे लिए ज्यादा हेल्दी थे, हमें ऑटो इम्यूनिटी नहीं देते थे। अगेन द सेम, लेकिन इसका टॉपिक अलग है कि एंशिएंट व्हीट्स इंक्लूडिंग मिलेट्स कैसे मॉडर्न ब्रेड व्हीट से बेहतर थे। एंशिएंट व्हीट में ज्यादा मिनरल्स थे, ज्यादा न्यूट्रिशन था, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थे, उनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा थी, वो हमारे गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करते थे, उसके अगेंस्ट काम नहीं करते थे, उनमें लो मॉलिकुलर वेट ग्लाइडिन या ग्लूटेन था। यही एंशिएंट ग्रेन्स का फायदा है, इसीलिए इट्स ए वेरी गुड थिंग फॉर ऑटो इम्यून पेशेंट स्पेशली टू स्विच ओवर टू मिलेट्स रादर देन व्हीट, क्योंकि ये एशियंट व्हीट तो हमें शायद मिलेगा नहीं। और व्हीट में ये ग्लूटेन, हाई मॉलिकुलर वेट ही कैसे हमारे बॉडी में जाके चेंज हो जाता है। सिट्रुलिन और ग्लूटामिक एसिड जो एक हार्मोन, जो एक हार्मफुल प्रोटीन एमिनो एसिड्स हैं जो हमारी जॉइंट्स पे, हमारे स्किन पे ऑटो इम्यून डिजीज में हार्म पहुंचाते हैं। सिमिलरली हमारे जो गम्स हैं इनमें कुछ पैथोजेंस रहते हैं, सबसे कॉमन है पोरफायरोमोनस गिंजीवैलिस। ये भी कुछ ऐसे तत्व सेक्रीट करते हैं बैक्टीरिया की, जो व्हीट हम खा रहे हैं, जो आर्जिनिन उसमें है वो कन्वर्ट हो जाता है सिट्रुलिन में, जो हमारे जॉइंट स्पेशली रूमेटिक आर्थराइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इसका इम्प्लीकेशन है। ये वो सोच बता रही है कि किस तरह से। और क्योंकि मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, मैं आपको साफ बताऊं, जब आप आरसीटी करते हो आप जरूर उसको, दांत को पूरी तरह उसकी नर्व को खत्म कर देते हो, स्टेरलाइज कर, बट फिर भी
आप 100% इस गिंजीवेलिस को, इस पैथोजन को निकाल नहीं पाते। वो वहीं पड़ा रहता है, बाद में मल्टीप्लाई करता है और फिर वहां से वो हमारे ब्लड में, क्योंकि दांतों में ब्लड सप्लाई है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होके अलॉन्ग विद द आरसीटी मेटल कैप, जिसमें थोड़ी मरकरी भी होती है, वो फिर जाके कैसे ऑटो इम्यूनिटी को बढ़ावा देती है। तो पहले जैसे होता था ना, खराब दांत को निकाल दिया जाता था, एक एक करके दांत खत्म हो जाते, फिर हम लगा देते थे एक जो है आर्टिफिशियल डेंचर। वो समस्या तब हमारे समाज में उतनी ऑटोइम्यून डिजीज नहीं थी जितनी अब आरसीटीज के बाद या डेंटल इम्प्लांट्स के बाद आ गई है, क्योंकि हम एक मेटल इंजेक्ट कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी समझ रही है। यही चीज ट्रू है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए। हमारी बॉडी में हम स्टेंट डाल देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, जॉइंट रिप्लेस कर लेते हैं अपने घुटने, इन सब के अगेंस्ट भी बॉडी एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये सब एक फॉरेन बॉडी है हमारी बॉडी के। सीलिक डिजीज में ग्लूटेन का पता है, ये रिसर्च पेपर एलर्जी एंड अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी अमेरिकन अकेडमी का है। और आप समझ सकते हैं सिर्फ ऑटो इम्यून डिजीज नहीं, एलर्जिक डिजीज, अस्थमा, राइनाइटिस और एलर्जिक डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, इन सब के लिए भी वीट को एक ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाना क्यों फायदेमंद है। एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जर्नल में सेम बात पब्लिश हुई थी कि कैसे वीट, सीलिक डिजीज तो चलो इंटेस्टाइन पे ही मॉनिटर करती है, एक नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी पैदा हो गई है जो सिस्टमिक डिजीज यानी पूरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में डैमेज कर रही है। तो इस तरह से जो है ये जर्नल्स, और ये बहुत वाइड स्टडी है, बहुत सारे देशों में हुई है इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, इटली, जर्मनी एटसेट्रा। और इसमें पता क्या है कि जर्नलाइज्ड इसका वीट खाने के हमारे नुकसान है, चाहे आप माइंड की डिजीज, मेंटल डिजीज, इंसेफेलोपैथी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जॉइंट, स्किज़ोफ्रेनिया, स्टोमेटाइटिस, वेस्कुलाइटिस, जो मर्जी नाम लीजिए, फाइब्रोमाइल्जिया, इन सब में वीट का इंप्लीकेशन इनको मिला। सोरियासिस, अगेन सेम नॉन सीलिक सेंसिटिविटी कितनी कॉमन। और एक रिसर्च कहती है कि 70% ऑफ अमेरिकन आर नाउ सफरिंग फ्रॉम नॉन सीलिक ग्लूटेन सेंसिटिविटी या नॉन सीलिक वीट सेंसिटिविटी, यानी सीलिक डिजीज उनके टेस्ट में नहीं आती बट फिर भी वीट से वो सेंसिटिव है। तो अलग अलग वेरियस स्पेक्ट्रम में, थोड़ी लिथार्जी से लेके फ्रैंक डिजीज तक उनको सिम्टम्स आ रहे हैं। अगेन द सेम थिंग, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जिसको बहुत हम नाम मानते हैं, उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया कि एशियड ग्रेन्स का कितना फायदा है और क्यों हमें ये मिलेट्स पे स्विच कर जाना चाहिए, स्पेशली अगर आपको ऑटो इम्यून डिजीज या एलर्जीज है। और यही हमारी आज की भारत सरकार भी इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मान के चल रही है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि आज से कुछ सालों पहले तक, क्योंकि अब तो प्रोडक्शन हमने बहुत बढ़ा दी वीट की, कुछ सालों पहले तक, ज़्यादा पुरानी नहीं बात, 2020 2010 तक, 2010 तक भी हम लार्जेस्ट इंपोर्टर थे वीट के। एंड नाउ डेज वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिलेट्स। यानी दुनिया को समझ आ गई कि वीट भेज दो इंडिया और इंडिया के मिलेट्स ले लो खुद। समझ गए? तो आपको क्या करना है अपनी डाइट में चेंज, ये पहला वीट के बारे में। द पेस आई विल इंक्रीज नाउ, क्योंकि बहुत टाइम निकल रहा है और हम, लेकिन ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, वैक्सीन और वीट, तो हम आगे की अब पेस थोड़ी फास्ट रहेगी, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स, ये भी हम रोज इस्तेमाल करते हैं। डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स में खासकर मिल्क की बात करें तो प्योर मिल्क की बात, लोग बोलते हैं मिलावटी, मिलावटी तो अलग बात है, प्योर मिल्क की बात करें तो इसमें 400 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, सिमिलरली एनिमल मीट में भी, और इनमें 150 से ज्यादा अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं टाइप, और माइलिन ओलिगोडेंड्रोसाइट ग्लाइकोप्रोटीन यानी MOG, ये एक मॉलिक्यूल है जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी हमारी माइलिन शीट पे होता है। माइलिन शीट पे गुलियन बारे सिंड्रोम में भी होता है, माइस्थीनिया ग्रीवियस में भी यही होता है। ये तीनों ऑटोइम्यून डिजीज में क्या होता है, हमारी जो इंसुलेटिंग कवर है हमारी नर्व सेल्स का, माइलिन, इसमें डैमेज होता है और इसीलिए हमें ये बीमारियां आती है। हमारे नर्व्स अपनी कंडक्शन नहीं कर पाते आगे के सेल्स को और फिर हम वेरियस डिग्री ऑफ पैरालिसिस या वीकनेस के थ्रू जाते हैं इन बीमारियों में। तो काउ मिल्क में एक अमीनो एसिड प्रोटीन मिलता है ब्यूटेरोफाइलिन, जो बिल्कुल मॉलिक्यूलर मिमिक्री या सेम करता है इस MOG से। तो ये इसीलिए दूध और मिल्क मीट प्रोडक्ट्स का ऑटो इम्यूनिटी में स्ट्रॉन्ग इम्प्लीकेशन है, जैसे ग्लूटेन में था। मोर पेपर्स, ये देखा गया है कि जो बुचर्स थे जिनका एक्सपोजर था
जो है कसाई का काम जो करते हैं उनको ज़्यादा पैंक्रियाट डिजीज, ज़्यादा लिवर डिजीज, ज़्यादा कैंसर्स हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि वो रोज एक्सपोज रहते हैं मीट इंडस्ट्री से आए हुए माइक्रोब्स और वायरस से। और कोविड तो आपके सामने है ही, कहते हैं कि कोविड बैट से आया इंसान को, असलियत तो चाइना ही जाने, बट फिर भी। एंड देन देर इज ए वेरी वास्ट स्टडी डन ऑन एपिटोप्स। एनिमल प्रोटीन में जो एपिटोप्स होता है, एपिटोप्स क्या होता है? एपिटोप्स हम डेफिनेशन से उस लोकेशन को कहते हैं एंटीजन की जहां हमारी बॉडी एंटीबॉडी चिपकाती है, यानी हमारी एंटीबॉडीज इस एपिटोप के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनती है। अब एनिमल प्रोटीन्स में इतने सारे एपिटोप्स इनको मिले, पिग, काउ, चिकन की इतने ज़्यादा एपिटोप्स डिफरेंट वैरायटी के मिले कि हमारा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो कुछ ऐसे एंटीबॉडीज बना देता है जो हमारे ही टिश्यू के अगेंस्ट काम करने लगते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू कट डाउन योर एनिमल प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीजेस। वो जो 1 कप चाय आप बोलते हो ना, वो भी आपको बीमार कर रही है अगर उसमें दूध डाल रहे हो आप तो। चलिए आगे बात करते हैं, और आइसक्रीम की तो बात ही करें ना आज, जिसमें इतना कुछ है। तो एनिमल फ्लैश, ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का है कि एनिमल फ्लैश खाने से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम बढ़ते हैं, उसकी इंसिडेंस बढ़ता है। सिमिलरली अगर एक प्लांट बेस्ड डाइट पे स्विच कर जाए हम लोग, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स को हम कम पाते हैं, उनकी रिमिशंस को बढ़ा पाते हैं। अब बात करते हैं शुगर, हमारा फेवरेट फूड शुगर, और हमारे ऑटोइम्यून और कैंसर सेल्स का भी सबसे फेवरेट फूड। आपको तो कम पसंद होगा, उनको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उनकी तो लाइफ ही इस पर डिपेंड करती है। उनको और कोई तरीका या और कोई जो है कोई और तरह का उनको फ्यूल पता ही नहीं है कि किसके अलावा वो जी सकते हैं। तो अगर आप शुगर कट डाउन करते हैं तो आपने कैंसर ऑटोइम्यून सेल्स को मार दोगे खुद ही, क्योंकि उनको यही खाना आता है, उसके अलावा उनको खाना ही कुछ नहीं आता। तो ये रिसर्च पेपर ये बताता है कि हाई शुगर डाइट जब हम खाते हैं तो वो ग्लूकोज बॉडी में जाता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीसीज बनाता है, जो बाद में ऑटो इम्यूनिटी, लेप्टिन, अदर थिंग्स को ट्रिगर करती है। वही इन्फ्लामेटरी कंपाउंड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्फ्लामेटरी कंपाउंड से फिर ऑटो इम्यून सेल्स बनते हैं और हाई शुगर ये करती है। एक एक्सपेरिमेंट किया इन लोगों ने कि माइस को जो क्रॉन्स डिजीज से ग्रस्त था, जानबूझकर क्रॉन्स डिजीज दी थी उसको वैसे, तो उसको इन्होंने 2 अलग अलग माइस लिए, दोनों को क्रॉन्स डिजीज थी। एक को दिया इन्होंने हाई शुगर डाइट और एक को दिए लो शुगर डाइट। तो इनके इंटेस्टाइन पे ये फर्क आया, देख लो आप, राइट में आपके हाई शुगर डाइट वाला है, लेफ्ट में आपके लो शुगर डाइट वाला है। तो ये प्रूव करता है कैसे शुगर ऑटोइम्यून डिजीज और उसके डैमेज को टिश्यूज पे बढ़ाती है। सेम थिंग इज प्रूव्ड, क्योंकि ज्यादा साइटोकाइन हम ट्रिगर कर देते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्पीशीज। तो कट डाउन ऑन शुगर, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अनदर सेम थिंग रिसर्च पेपर की शुगर इंक्रीज कर देता है रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज, और सिर्फ रिस्क तो करता ही करता है, साथ साथ उसका सिम्टम्स को भी सिवियर बना देता है। तो अगर आपको ऑटोइम्यून डिजीज अगर शुगर कट डाउन करोगे तो आप देखोगे सिम्टम्स कम हो जाएंगे और आप रिमिशन में चले जाओगे। अब शुगर तो हो गई, जब शुगर जा जाएगी तो सॉल्ट भी आएगा। चलिए सॉल्ट की बात करते हैं। सॉल्ट, जो घर में थोड़ा सा नमक ज्यादा डल गया या आपने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क के खा लिया, वो नहीं देता ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी आपको देता है जो प्रोसेस्ड फूड, जो ब्रेड, जो बर्गर, जो आप पैटीज, जो फ्रोजन पैटी आपके मैकडी के बर्गर में डल रही है, बर्गर किंग के बर्गर में डल रही है, जो प्रोसेस्ड मीट आपके पास आ रहा है, जो प्रिजर्वेटिव वाला खाना आ रहा है, वो क्यों? इनमें नॉर्मल खाने से, आप इनका लेबल चेक कीजिएगा, जो सिंपल भुजिया भी आप खाते हो ना हल्दीराम की, उसके पीछे देखिएगा ध्यान से, एक बार पढ़िएगा कि डेली इंटेक का कितना सोडियम यहाँ पे हम इंटेक कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ। तो प्रोसेस्ड फूड हमारे घर के बने खाने जिसमें नमक ज्यादा है तो भी 10 गुना से 20 गुना ज्यादा सोडियम क्लोराइड डेली देता है। डॉक्टर गरिमा इस बात पे ब्रीफ करेंगी बाद में। तो समझिए कि आप कैसे ज्यादा सॉल्ट खा के, प्रोसेस्ड फूड स्पेशली जो सुबह की ब्रेड है जिसमें वीट भी है, सोडियम क्लोराइड भी ज्यादा है, ग्लूटेन भी ज्यादा है, कितना हेल्दी है वो आपके लिए। अब बात करते हैं, इन्होंने सॉल्ट की एक स्टडी की, वही एमओजी, माइलिन ओलिगोडेंड्राइट ग्लाइकोप्रोटीन जो एमएस में इम्प्लीकेटेड है। तो इन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग चूहे लिए जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस इंड्यूस करने की कोशिश की, यानी कि जानबूझ के हम इनको एंसेफेलाइटिस जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में होता है वैसी पैथोफिजियोलॉजी हम इन दोनों चूहों में करी। तो इन्होंने क्या किया, एमओजी डाल दिया, उसके बाद इंजेक्ट करने के बाद इन्होंने एक को तो दी रेगुलर डाइट, नॉर्मल डाइट, और एक को दी हाई सॉल्ट डाइट। तो देखा कि हाई सॉल्ट डाइट में ज्यादा सिम्टम, ज्यादा खतरनाक मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ज्यादा वाइड स्प्रेड न्यूरल डैमेज हुआ। तो हाई सॉल्ट डाइट इस तरीके से हमें
बढ़ती है। हाई सॉल्ट डाइट हमारे जो सेल्स है उसके आसपास की ऑस्मोलैरिटी को चेंज करती है और उसी से हमारे जो सेल्स हैं, जो नॉर्मल हमारे टी सेल्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं इफेक्टर टी सेल्स यानी ऑटो इम्यून टी सेल्स।